ईयर 2008 की गैमा रे बर्स्ट सीधी अर्थ से टकराई थी, लेकिन ये इतनी दूर से आई थी कि इसका असर हम तक पहुंचने से पहले करीब करीब खत्म हो गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने फौरन ये कैलकुलेट कर लिया कि बीम कहां से आई थी और उन्होंने यूनिवर्स के एक दूर के हिस्से की लोकेशन को पिन पॉइंट किया। कमाल की बात है कि इस कॉस्मिक स्नाइपर की यह बुलेट 7 बिलियन ईयर्स से स्पेस में ट्रेवल कर रही थी, यानी हमारे सोलर सिस्टम की एज से भी ज्यादा वक्त से। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो इतनी पावरफुल थी कि आप उसे सिर्फ अपनी आंखों से भी देख सकते थे, जबकि ये 7 बिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी एनर्जेटिक, कोई इतनी वायलेंट चीज आसमान में एक मासूम सितारे की तरह ट्विंकल कर रही हो? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। ये चीज इतनी चमकदार है कि आप इसे सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, फिर भी ये नजर आने वाले यूनिवर्स की आधी दूरी पर है। ईयर 2008 में हम लकी रहे। अगर इतनी ही गैमा रे बर्स्ट फ्यू थाउजेंड लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर एक्टिव हुई होती तो अर्थ का एटमॉस्फेयर प्लाज्मा में बदल जाता। लेकिन अभी के लिए तो हम सेफ हैं, है ना? ऐसी इवेंट्स यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हर रोज हो रही हैं। ओके, एवरी डे। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। हर साल नहीं, हर सेंचुरी में नहीं, हर मिलेनियम में नहीं, हर रोज हमारे कॉस्मोस को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाती हैं। इस गैलेक्सी में रोज कहीं ना कोई सुपर मैसिव स्टार इन जेट्स को क्रिएट करता है और अपने आसपास कुछ 100 लाइट ईयर्स के अंदर सब कुछ जला देता है। तो प्लेनेट को पिघलाने वाली ये जेट्स आखिर आती कहां से हैं और हमें कितनी फिक्र करनी चाहिए? ऐसे में आप तेजी से घूमते किसी मैसिव स्टार को लेते हैं। ये तेजी से घूमता मैसिव स्टार अपने सारे न्यूक्लियर फ्यूल को फूंक देता है और फिर इसके सेंटर में एक आयन कोर बन जाता है और यही आयन कोर अनस्टेबल हो जाता है और एक न्यूट्रॉन स्टार की शक्ल लेता है। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार तेजी से रोटेट कर रहा हो, यानी अगर ये 1 सेकंड में करीब 1000 बार घूम रहा हो, तो इसमें बहुत सारी रोटेशनल एनर्जी स्टोर होगी। इस स्टार के श्रिंक होने पर ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती जाती है। ये काम करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स। फिर जमा हो रही इस एनर्जी को जब निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो ये न्यूट्रॉन स्टार के पोल से निकलती है। इसका जेट ऐसे ही निकलता है जैसे किसी ट्यूब में से टूथपेस्ट बाहर आता है। ये जेट हर डायरेक्शन में स्टार से निकलने लगता है और जैसे एक मैग्नेटाइज्ड बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। उससे फिर ये जेट्स बनते हैं जो स्टार के दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से निकलते हैं एक ही डायरेक्शन में। फिर एक एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही खतरनाक। निकलने वाले जेट की स्पीड करीब करीब लाइट जितनी ही होती है। दैट्स डेडली। इसमें से मटेरियल बाहर निकलता है और इसमें बहुत हाई एनर्जी होती है, वेरी डेडली। सो ओवरऑल गैमा रे बहुत ज्यादा डेडली होती है। तो अर्थ से इनके सीधे टकराने का क्या चांस है? सिंपल आंसर है, हमें नहीं पता। गैमा रे बर्स्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये काफी दूरी से भी काफी डेंजरस होती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टार्स में से हमारी तरफ गैमा रे बर्स्ट होने वाली हो और हमें इसका पता ही ना हो। हमने आसमान का सर्वे किया है और ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे लिए कौन से स्टार्स खतरनाक हैं और इस वक्त ऐसा कोई स्टार दिख नहीं रहा, तो शायद अभी के लिए हम सेफ हैं। हमें इस चिंता में रात भर जागने की जरूरत नहीं है कि गैमा रेज बर्स्ट हमें मार देंगी, लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा और पुराना है, इसलिए अजीब चीजें कभी भी होती रहती हैं। हैरानी की बात है कि गैमा रे बर्स्ट का पता सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने कोल्ड वॉर के टाइम पे लगाया था। उस वक्त गवर्नमेंट साइंटिस्ट एक बहुत ही अलग तरह के सुपर वेपन को ढूंढ रहे थे। 1960s और 70s के बीच यूएस और यूएसएसआर में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उसमें काफी न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी और इस सब को रोकने के लिए एक ट्रीटी पर सिग्नेचर भी हुआ ताकि इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। देखिए, हमें सोवियट्स पर भरोसा नहीं था। हमें लगता था कि हो सकता है वो किसी दूर के इलाके में अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहे होंगे और फिर उन्हें लॉन्च कर देंगे। तो इसलिए अमेरिका ने कई सैटेलाइट्स लॉन्च की जो न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाली हाई एनर्जी लाइट फ्लैश गैमा रेज की फ्लैश का पता लगा सकती थी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से काफी गैमा रेज निकलती हैं। ऐसे में अगर स्पेस में एक सैटेलाइट भेज दिया जाए तो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो वो उसे देख पाएगा। 2 जुलाई 1967 को यूएस सैटेलाइट्स ने गैमा रेज की एक वायलेंट फ्लैश का पता लगाया। शुरू में गवर्नमेंट को लगा कि शायद सोवियट्स कोई सीक्रेट टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट ने फ्लैश के ओरिजिन को ढूंढा
तो उन्हें पता लगा कि ये गैमा रेज अर्थ के किसी भी हिस्से से रिलेटेड नहीं थी। ये धमाका तो डीप स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम से काफी बाहर हुआ था। तो अगर ये रेड आर्मी का काम नहीं था तो ये फ्लैशेस आ कहां से रही थी? उस वक्त कोई भी ऐसी जानी पहचानी चीज नहीं थी जो गैमा रेज की एक ऐसी फ्लैश जनरेट करती जो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक दिखती और फिर गायब हो जाती। और ये सैटेलाइट भी हमें बिल्कुल यही चीज दिखा रही थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये चीज है क्या ये फ्लैशेस गैलेक्सी में आसपास से आई थी या ज्यादा दूर से आई थी? फिर पता ये चला कि ये सिर्फ दूर से ही नहीं आई थी, बल्कि ये हमें नजर आने वाले सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स थे। कई साल तक इसे लेकर कंट्रोवर्सी जारी रही और फिर ये नतीजा निकला कि ये यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक बर्स्ट का हिस्सा हैं और ये हम तक बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी से पहुंच रही हैं। फ्यूचर में कोई गैमा रे बर्स्ट हमारे सोलर सिस्टम को मिटा सकती है, लेकिन ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम एक छोटे से टारगेट हैं, इसलिए शायद हम निशाना ना बने। लेकिन इस बीच एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और किलर का पता लगाया। उन्हें लगता है कि यह खतरनाक स्टार शायद वही किलर हो सकता है जो एक दिन अर्थ को तबाह करेगा। अब हम ये जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स किलर स्टार से भरा है और इस वक्त भी कोई ना कोई प्लैनेट कहीं ना कहीं जलकर खत्म होने वाला है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले तक हमारे पास इस मास प्लैनेटरी स्लॉटर से जुड़ा जो एविडेंस था वो इनडायरेक्ट था। हमने ऐसे बहुत से डेथ स्टार्स देखे हैं जो हर वक्त प्लैनेट्स को जलाते रहते हैं, लेकिन हमने ऐसे किसी प्लैनेट को इन स्टार्स के हाथों तबाह होते नहीं देखा सिवाय एक प्लैनेट के। ये प्लैनेट काफी कुछ अर्थ जैसा था और ये एक स्टार का चक्कर लगा रहा था जो काफी कुछ सन जैसा था। ईयर 2015 एस्ट्रोनॉमर डेविड किपिंग केपलर नाम के एक स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा को एनालाइज कर रहे थे, जिसे अपने होस्ट स्टार्स के सामने से गुजरते एलियन प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका ध्यान एक बहुत ही अजीब तरह के व्हाइट ड्वार्फ स्टार की तरफ गया। इसकी लाइट किसी गोल प्लैनेट की वजह से कम नहीं हुई थी, बल्कि एक छोटा सा स्टार तो टूटी फूटी रॉक्स और धूल से घिरा हुआ था। हमें इस व्हाइट ड्वार्फ की ब्राइटनेस में कई बार डिप्स नजर आए। कभी कभी तो इसकी 40% लाइट तक ब्लॉक हो रही थी और ऐसा अलग अलग वक्त पर हो रहा था, लेकिन करीब 5 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। यानी कोई चीज इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही थी, लेकिन वो क्लम्प्स में थी। लेकिन ये क्लम्प्स क्या हो सकते थे? एस्टेरॉइड्स के किसी क्लस्टर के मुकाबले ये कुछ ज्यादा ही टाइटली पैक्ड थे और अपने होस्ट स्टार के बहुत पास होने के कारण आइसी कॉमेट्स भी नहीं हो सकते थे। हमारे पास बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये था कि इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं घूम रहा था, बल्कि बहुत छोटे ऐसे प्लैनेट एसिमल्स थे जो शायद एक डिसइंटीग्रेटिंग प्लैनेट का हिस्सा थे। यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टार को अपने ही प्लैनेट का मर्डर करते हुए देख लिया गया था। यानी ये प्लैनेट व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बहुत ही नजदीक था, जिसकी वजह से टाइडल फोर्सेस ने, व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी ने प्लैनेट को डिसइंटीग्रेट कर दिया था और अब हम उसी के टुकड़ों को व्हाइट ड्वार्फ के सरफेस के ऊपर गिरते देख रहे थे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कवरी थी। हमें इस बात का शक तो था, लेकिन अब हमने इसे अपनी आंखों से देख लिया था। हमें ये लाइट कर्व नजर आया था। हमने अपनी आंखों के सामने एक प्लैनेट को टूटते देखा था और जिस चीज पर हमें बहुत लंबे समय से शक था, अब उसकी कॉन्फर्मेशन हो गई थी। हमने सिर्फ एक स्टार को एक प्लैनेट को मारते देखा है, लेकिन साइंटिस्ट्स को शक है कि ऐसे मर्डर पूरे कॉस्मॉस में हो रहे होंगे। अगर व्हाइट ड्वार्फ्स प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 90% स्टार्स प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। यानी प्लैनेट्स के पास बचने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है। और ये बात फ्यूचर को लेकर हमें डराती भी है। 5 बिलियन ईयर्स में हमारा सन अपनी अपीयरेंस चेंज कर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदलने लगेगा। शुरू में इसका साइज बढ़ेगा और ये मर्क्यूरी और वीनस जैसे इनर रॉकी प्लैनेट्स को निगल लेगा। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट सन के अंदर के हिस्से में चक्कर लगाने लगेंगे। यूजुअली प्लैनेट्स खाली जगह में चक्कर लगाते हैं, तो ये तरीका तो बदलने वाला नहीं।
लेकिन सन के अंदर काफी गैस मौजूद होती है। वो प्लैनेट्स की काफी सारी एनर्जी को खींच लेगी। फिर ये प्लैनेट स्पाइरल होते हुए स्टार के और ज्यादा करीब आते जाएंगे। हमारा ये बड़ा सा स्टार फिर अपनी बाहर वाली लेयर्स को पूरी तरह छोड़ देगा और बचा रहेगा एक छोटा सा डेंस व्हाइट ड्वार्फ। इसके बाद जलती हुई अर्थ की सन से दूरी घटती चली जाएगी। अगर कोई चीज व्हाइट डॉर्फ के ज्यादा नजदीक जाएगी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में उस रॉकी प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे व्हाइट ड्वार्फ सन की इंटेंस ग्रेविटी अब तक जल चुके इनर प्लैनेट्स पर और प्रेशर डालती है, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सन के पास होने की वजह से अगर प्लैनेट सर्वाइव कर भी जाते हैं तो वो इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सरफेस के और ज्यादा पास चक्कर लगाने लगेंगे। सबसे पहले तो मर्क्यूरी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद वीनस का भी यही हाल होगा और आखिर में अर्थ भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। हो सकता है कि कुछ बिलियन ईयर्स के बाद जब कोई एलियन सिविलाइजेशन सन पर नजर डाले तो उसे वो इतना बड़ा और चमकदार स्टार ना दिखे, वो एक डेड व्हाइट ड्वार्फ बन चुका हो और उन्हें उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला अर्थ के साइज का कोई प्लैनेट भी नजर आए। लेकिन जैसा कि केपलर डेटा के केस में हुआ, हो सकता है कि ये प्लैनेट भी उनकी आंखों के सामने बिखर रहा हो और वो ये सोचकर हैरान हो कि क्या पास्ट में अर्थ के साइज वाले इस प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन या लाइफ थी। जो स्टार आज हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है, शायद वही एक दिन हमारे प्लैनेट को खत्म करके रखते हैं। हमारा अपना सन ही एक किलर स्टार बन जाएगा। लेकिन इस बीच जब हमारा डेड स्टार धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा होगा, हमारे प्लैनेट और हमारे आसपास की हर चीज को बनाने वाले एटम्स कॉस्मॉस में लौट जाएंगे और शायद नए स्टार्स इन्हीं टुकड़ों से पैदा होंगे और यूनिवर्स में फिर से जिंदगी और मौत का साइकिल शुरू हो जाएगा। सोचकर दुख होता है कि कोई स्टार प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि स्टार्स लाइफ को जन्म देते हैं। हमारे सन ने हमें जिंदगी दी है और हम यहाँ उसकी वजह से ही हैं। लेकिन फिर वही सन हमारी जान भी ले लेगा। स्टार्स कुछ देते भी हैं और लेते भी। किलर स्टार्स शायद आपको इविल लगे, लेकिन मौत के बिना जिंदगी नहीं होती। यूनिवर्स का साइकिल चलते रहना चाहिए। इट रियली इज द वे द यूनिवर्स वर्क्स।